चलिए भाई साहेब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले वाले चैप्टर के बारे में। राइट गाइस, सब मेंबरशिप तक का चैप्टर जो है वो हमारा हो चुका है। अगला जो चैप्टर यहाँ पे हमें डिस्कस करना है उसका नाम क्या है? डिवेंचर्स। लेकिन इसके पहले कि ये डिवेंचर्स नाम के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना हम स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि सीएस कार्ड इंडिया के एफर्ट्स जो है वो अगर आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कहना होगा कि नहीं सर उतना कुछ मजा नहीं आता है तो डिसलाइक का बटन जो है वो आपको बाजू में ही दिया हुआ है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं। बट दोनों ही सिचुएशन में किसी भी हालत में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो बाजू में आपको बेल आइकन दिया हुआ है आप उसे भी प्रेस जो है वो कर दीजिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, तो अगर ये डिवेंचर वाले चैप्टर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप यहाँ सेक्शन की बात करते हो तो एक सेक्शन जो है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला आता है। कौन से वाला सर? सेक्शन नंबर 71। किसका है भाई साहब ये? बोले ऑब्वियस सी बात है सर, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में अगर बात हो रही है तो उसी का सेक्शन होगा। राइट? और सर अगर आप यहाँ पे रूल के बारे में बात करोगे तो रूल जो आपका यहाँ पे रहेगा उसका नाम क्या होगा? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाले रूल्स, जो कि कब के हैं? 2014 के। एंड गाइस, वैसे तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आपको रूल का नंबर जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पे इस डिबेंचर वाले चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो एक ही रूल जो है वो यहां पे एप्लीकेबल होता है। कौन से नंबर का है? 18 नंबर का। तो अगर ये आपको ध्यान रह जाए तो एग्जाम में लिख दीजिएगा, अगर नहीं रहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। गॉट इट? ठीक है साहब। लेकिन ये ध्यान से देखिएगा, क्या हमने कहा सर डिबेंचर जो है वो क्या है सर? ये ध्यान से, कभी भी जब आप चीजों को रिवाइज करने की बात करते हैं ना या चीजों को पढ़ने की बात करते हैं तो मेरा ये बोलना है कि आप पढ़ो मत, आप उसको ना समझने की कोशिश करो। जब आप उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो पढ़ाई आपकी जो होगी वो अपने आप हो जाएगी। सर डिवेंचर जो है वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है सर। क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। राइट? इंस्ट्रूमेंट बोल दो या फिर बोले अगर आपको डॉक्यूमेंट बोलने की इच्छा हो रही होगी तो आप इसको डॉक्यूमेंट बोल दो। लेकिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ये बताता है कि आपकी जो कंपनी है ना उसने क्या लिया है, उसने उधार जो है वो बोले लोगों से लिया है। जब भी बोले आपकी कोई कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? ए लिमिटेड, और बोले सर लोगों से हमें पैसा जो है वो बोले यहां पर लेना है, बहुत सारे लोगों से। गॉट द पॉइंट? और ये पैसा इनसे लेने के लिए बदले में हमें इन्हें कुछ ना कुछ जो है वो देना पड़ेगा। यस और नो? बोले हाँ सर। तो ये ध्यान से देखिएगा कि जो लोन बोले यहां कंपनी ने लिया होगा, इसके बदले में जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसे बोले यहां पे नाम क्या दे दिया जाएगा? डिबेंचर नाम जो है वो दे दिया जाएगा। एंड सर यहां पे जिन लोगों से पैसा उधार लेके उनको डिबेंचर दिया गया है उसे आप डिबेंचर होल्डर का नाम जो है वो दे दीजिए। ठीक है? कंपनी ने पैसा जो है वो उधार लिया है तो आप यहां पे कंपनी को डेटर को जो नाम है वो दे सकते हैं, और या फिर आप कंपनी को यहां पे बोरोइंग कंपनी बोल दो और या फिर बोरोवर बोल दो। बोले ये भी बात सही है सर, लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में उसके टाइप्स के बारे में बात की थी, वैसे ही हम यहां पे डिबेंचर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। राइट? कैसे सर? सर बोले आपके जो डिबेंचर्स रहेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो डिबेंचर्स है वो रिडीमेबल वाले हो सकते हैं मेरे भाई। कौन से वाले? रिडीमेबल वाले। उसमें क्या होगा? सर बोले मेच्योरिटी पीरियड पे कंपनी जो है वो आपके डिबेंचर्स को वापस ले लेगी और बदले में आपका जो पैसा होगा वो आपको दे देगी। दूसरा इरिडीमेबल वाले, मतलब पहले से डिटरमाइंड ही नहीं होगा कि आपके डिबेंचर्स को कब वापस लिया जाएगा और कब आपका पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि हमारे कंट्री के अंदर इरिडीमेबल वाले डिबेंचर जो है वो कभी इशू होते ही नहीं है, बैन है सर सीधा सीधा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेफरेंस शेयर्स में अपन ने कन्वर्टेबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात की थी। बोले हाँ सर, वही फंडा आपके डिबेंचर्स पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। क्या कि या तो पूरे के पूरे डिबेंचर्स को वापस लेके आपको इक्विटी वाले जो शेयर्स है वो दे दिए जाएंगे एग्रीड वाले प्राइस पे और एग्रीड वाले रेशियो में, और या फिर आधे या जो भी आपका पार्ट रहेगा, ठीक है, मे बी 40%, 60%, 70% या 20%, एज द केस में भी उतने डिबेंचर्स को आपसे वापस लेके बदले में आपको इक्विटी शेयर जो है वो दे दिए जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए आपके डिबेंचर्स रहेंगे उनको क्या कर सकते हैं? रिडीम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो डिबेंचर्स हैं ये बोले आपके सिक्योर्ड वाले डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। सर सिक्योर डिबेंचर का मतलब क्या होगा कि कंपनी के पास में उनके क्या रहेंगे? एसेट्स वगैरह जो है वो बोले होंगे कंपनी के पास। अब उन एसेट्स को बोले डिबेंचर होल्डर के नाम पे गिरवी जो है वो रख दिया जाएगा, या अगर मैं सीधे लैंग्वेज में यहां पे
अगर मैं कंपनी लॉ की लैंग्वेज में यहां पे बात करने की बात करूं तो बोले सर चार्ज जो है वो बोले क्रिएट कर दिया जाएगा, चार्ज जो है वो क्या कर दिया जाएगा, क्रिएट कर दिया जाएगा। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बोले यहां पे बंदा अपॉइंट किया जाएगा जिसको नाम दे दिया जाएगा क्या, डिबेंचर ट्रस्टी। सर ये बंदे को क्यों अपॉइंट किया गया, अरे बोले भाई साहब डिबेंचर होल्डर्स की बात अगर आप करोगे तो जो कंपनीज आपकी लिस्टेड वाली कंपनीज होती हैं उसमें हजारों से लेकर लाखों डिबेंचर होल्डर्स जो है वो हो सकते हैं। तो क्या वो डेली आके चेक करेंगे क्या कि जिन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया था वो एसेट्स को कंपनी प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या ऐसा करेंगे क्या, बोले नहीं सर। तो क्या करना पड़ेगा, बोले किसी एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि इन लोगों के लिए, ये कौन है सर, बोले इनको आप अभी बेनिफिशियरीज का नाम दे दीजिए। सर बेनिफिशियरीज मतलब जिनके बेनिफिट के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया होगा उसे बेनिफिशियरीज कहा जाता है वैसा, ठीक है। तो बेनिफिशियरीज के लिए जो आपके यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज होंगे या डिबेंचर ट्रस्टी जो आपका रहेगा वो क्या करेगा, काम करेगा कंपनी के प्रीमाइसेस में रहकर। और अगर कहीं पे भी डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लग रहा होगा कि जिन एसेट्स के ऊपर चार्ज को क्रिएट किया गया था उन एसेट्स को कंपनी जो है वो गलत चीजों के गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है या उनको डिस्पोज ऑफ कर रही है, उनको मार्केट में बेच दे रही है, और एज द केस में भी राइट, तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो यहां पे क्या करेगा, एक्शन लेने का काम जो है वो करे। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और, हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में कहा था कि अगर रिडीमेबल वाला प्रेफरेंस शेयर होता है या कन्वर्टिबल वाला प्रेफरेंस शेयर होता है तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड था वो कितना था बेटा, बोले 20 इयर्स का था। लेकिन अगर मैं डिबेंचर के बारे में मैच्योरिटी पीरियड की बात करूं तो कितने साल का रहेगा, बोले 10 साल का रहेगा सर। अगर मैं डिबेंचर के बारे में यहां पे बात करता हूं तो मैच्योरिटी पीरियड जो आपका होगा वो कितने साल का रहेगा, 10 इयर्स का रहेगा सर। ये समझ में आया क्या, बोले ठीक है भाई साहब। लेकिन हाँ अगर आपकी कंपनी जो है वो इंफ्रा वाले काम में इन्वॉल्व है जिसके बारे में बोले शेड्यूल नंबर 6 में बताया हुआ है, तो ऐसे केस में यहां पे जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बोले 30 इयर्स की रह सकती है। ये समझ में आया, दैट्स इट। ये सारी बातें जो है वो आपके डिबेंचर वाले चैप्टर में आपको दी गई हैं जिसको अपन ने क्या किया, अगर देखा जाए तो लगभग पूरा अपन ने पढ़ लिया, थोड़ा सा और डिटेल में अपने को यहां पे जाना पड़ेगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि अगर मैं डिबेंचर के बारे में बात करता हूं, डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 30 के अंदर, और क्या कहा गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को, चाहे आपने डिबेंचर स्टॉक नाम दिया होगा, चाहे आपने बॉन्ड नाम दिया होगा, चाहे आपने कोई भी और सिक्योरिटी के नाम से बुलाया होगा, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि क्या उसके बेसिस पे आप पैसा जो है वो उधार ले रहे हो, क्या बोला भाई साहब, क्या उसके बेसिस पे आपने पैसा जो उसको उधार लिया है कि नहीं लिया है। भले ही आपने सिक्योर्ड वाला जो डिबेंचर है चार्ज क्रिएट करके या बिना चार्ज को क्रिएट करके आपने क्या किया होगा, पैसा जो है वो उधार लिया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये दो बातें जो उनको भी ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो इशू किया गया है एज पर द आरबीआई एक्ट और उसके चैप्टर नंबर 3D के हिसाब से, ठीक है, और या फिर सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई इशूड बाय कंपनी, उसको बोले क्या नहीं माना जाएगा, डिबेंचर नहीं माना जाएगा। भैया बहुत सीधी सीधी एकदम सिंपल सा हिसाब किताब। क्या कहा गया, डिबेंचर की बात अगर आप करोगे तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप उधार को एक्नॉलेज करते हो कि हाँ भाई साहब हमने जो उधार है वो लिया था। अब चाहे तो आप इसको बॉन्ड का नाम दे दीजिए, चाहे तो आप इसको डिबेंचर का नाम दे दीजिए, चाहे तो आप इसको इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दीजिए, चाहे तो आप इसको डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम जो है वो भी आप इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है साहब, यहां पे देखिएगा सब, डिबेंचर जो है इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, in the form of a certificate just like a share certificate which is issued under the common seal। अगर कंपनी का कॉमन सील नहीं होगा तो वापस से वही फंडा कि एक डायरेक्टर का और एक सीएस का साइन जो है वो होना चाहिए, और या फिर अगर दो डायरेक्टर्स ने भी साइन कर दिया तो वो भी चलेगा, उसमें भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, द सर्टिफिकेट इज एन एक्नॉलेजमेंट बाय द कंपनी ऑफ द इंडेप्टनेस टू द होल्डर, हमने पैसा उधार लिया है इस बात की हम यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो है वो करते हैं, बोले ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर में जो आपने पैसा लिया होगा, कंपनी ने जो पैसा लिया होगा और जो पैसा बोले हमें वापस करना है उसके बारे में लिखा हुआ रहेगा, कौन सी डेट को वापस किया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मैच्योरिटी पीरियड जो है वो बोले आपकी यहां पे क्या रहने वाली है वो भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। द डिबेंचर यूजुअली प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल साहब, कोई भी बंदा जो है वो आपको पैसा उधार क्यों देगा, सिर्फ इसलिए कि आज 100 रुपए दे दो, एक साल के बाद में ये 100 रुपए तुमको वापस दे दूंगा। अरे भैया मैं क्यों दे दूं,
कोई भी इंसान कंपनी में अगर पैसा लगाता होगा या किसी को भी अगर पैसा देता होगा तो इसलिए देगा ताकि वहां से कुछ ना कुछ कमाई जो है वो हो सके, राइट। तो क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो बोले आप पे करने वाले हैं जब तक कि आपकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो नहीं आ जाती। इंटरेस्ट में बी मेड पेबल सब्जेक्ट टू द कंटिजेंसीज ऑफ द अनसर्टेन नेचर। इवन ये भी हो सकता है कि जीरो रेट वाला इंटरेस्ट डिवेंचर जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाए। सर ये कैसे होगा, ध्यान से भाई साहब, बोले कोई एक डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए की है, बट आपको वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे दे दिया गया, यानी कि जब रिडीम किया जाएगा तो आपको 100 रुपए जो है वही वापस दिए जाएंगे। भाई साहब माना कि यहां पे आपको इंटरेस्ट के नाम पे कुछ और दिया नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसको नाम क्या दे सकते हैं, जीरो कूपन रेट, ठीक है। बट इसके बावजूद आपको 10 रुपए का प्रॉफिट जो वो तो यहां पे हो ही रहा है ना। कंपनी ने कहा देखिए भाई साहब हमको इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम आगे चल के पैसा कमा पाएंगे और आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो दे पाएंगे, लेकिन हाँ जिस टाइम पे बोले आपके ये डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले होंगे, जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट जो है वो जब आ जाएगी, तो उस टाइम पे बोले हम आपको ये 100 रुपए जो है वो दे देंगे। यानी कि इश्यू करते टाइम पे 90 रुपए और रिडीम करते टाइम पे कितना, बोले पूरा 100 रुपया। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। नाउ डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी राइट टू वोट, मेंबर थोड़ी साहब, मालिक थोड़ी आप। हाँ अगर आपकी मीटिंग हो रही होगी जिसके प्रोविजन जो है सेम जनरल मीटिंग के जैसे ही होते हैं, तो ऐसे केस में बोले आपको वोटिंग करने का अधिकार जो है आपकी मीटिंग में मिल सकता है। लेकिन अगर मेंबर्स की मीटिंग चल रही होगी तो उसमें बोले वोट करने का कोई भी अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो प्रोहिबिशन टू इश्यू द डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। ये ध्यान से सुनो भाई साहब, याद कीजिए हमने इसके पहले एक सेक्शन पढ़ा था, कौन सा था, सेक्शन नंबर 53। क्या कहा गया था कि सर अगर शेयर्स को इशू करने की बात करी जाए तो डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर डिबेंचर्स के बारे में बात की जाए तो क्या कहा गया, डिबेंचर्स को अगर आप डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। गॉट इट, ठीक है सर। फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर बता चुका हूं भाई साहब। रिडीमेबल, मैच्योरिटी पीरियड जो है वो पहले से डिसाइड किया गया, और जब आपका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा आपको पैसा जो है वो वापस दे दिया जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, रिडीमेबल। सर इररिडीमेबल, पहले से कोई डेट डिटरमाइंड नहीं है भाई साहब, ये ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के रिडम्पशन नहीं किया जाएगा। जैसे बोले इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका बायबैक होता है, सर बायबैक कब होगा पता नहीं सर, मतलब ये भी नहीं पता है कि कंपनी कभी बायबैक करेगी भी या नहीं करेगी, कोई कंफर्म नहीं है। 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अगर बोले यहां पे बात करी जाए कि पहले से डिटरमाइंड नहीं है कि बायबैक जो है वो कब किया जाएगा, सेम ऐसे ही जो इररिडीमेबल वाले डिबेंचर्स हैं उनके बारे में पहले से डिसाइडेड नहीं होगा कि उनका रिडम्पशन जो है वो कब किया जाएगा। ऐसे डिबेंचर्स को कहा जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स, और इंडिया में ऐसे डिबेंचर्स को इशू नहीं किया जाता। फिर अगला, सब रजिस्टर्ड, सामने वाला बंदा जिसके नाम पे डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। सब बियरर, किसी का भी नाम लिखा हुआ नहीं है, जिसके हाथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा वो बंदा बोले उन डिबेंचर्स का क्या कहलाएगा, मालिक कहलाएगा। फिर इसके बाद सर बोले डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो बोले 6 महीने में इशू होना चाहिए। हाँ सर ये पहले पढ़ा था, शेयर्स के मामले में कहा गया है 2 महीने और डिबेंचर्स के मामले में कहा गया कितना, 6 महीने, राइट। चलिए फिर उसके बाद में सिक्योर्ड, सर जब आपने कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया होगा तो उसे कहा जाएगा सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड, जब आपने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट नहीं किया होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, अनसिक्योर्ड, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में एक और आता है आपका कौन सा, कन्वर्टिबल। सर कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, आपके डिबेंचर्स आपसे ले लिए जाएंगे और कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो बोले आपको इशू कर दिए जाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा, कन्वर्टिबल वाले डिबेंचर्स। एंड सर जो कन्वर्टिबल वाले होंगे वो 2 टाइप के हो सकते हैं। फुल्ली कन्वर्टिबल मतलब अगर आपने कंपनी में 100 डिबेंचर्स को परचेस किया था और कंपनी ने आपसे कहा था कि ये 100 डिबेंचर्स के बदले में आपको कंपनी के 50 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए की होगी, तो सर आपके पास में ऑप्शन रहेगा मैच्योरिटी पीरियड पे कि आप अगर चाहो तो अपने पूरे 100 डिबेंचर्स को क्या करवा सकते हो, 50 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका ये कहना होगा मैच्योरिटी पीरियड पे कि सर सॉरी बट हमें नहीं लगता है कि आपकी कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी मार्केट में इतनी वैल्यू है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयर्स को होल्ड करना चाहिए, तो मैं क्या करना चाहता हूं, बोले मैं चाहता हूं कि मेरे जो डिबेंचर्स हैं इनको आप क्या कर दीजिए, बोले रिडीम कर दीजिए, तो आप रिडीम भी करवा सकते हैं। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट यहां पे बोले पार्टली पेड अप, नहीं सॉरी पार्टली कन्वर्टिबल, इसमें क्या कहा गया, बोले सर
100 डिबेंचर्स जो हैं वो बोले मैंने यहां पे परचेज किए थे, लेकिन 100 में से 40 डिबेंचर्स के बारे में कहा गया कि अगर आप चाहें तो इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट अगर बोले मैं यहां पे 60 डिबेंचर्स के बारे में बात करूं तो कंपनी ने कहा कि कंपलसरीली आपको इन्हें रिडीम ही करवाना पड़ेगा, आप इन्हें कन्वर्ट करवाने की बात जो है वो नहीं कर सकते। 40 डिबेंचर्स को अगर आपका ये बोलना होगा कि नहीं सर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवाना, रिडीम करवाना, वो ऑप्शन है आपके पास। लेकिन ये जो 60 वाले रिडीमेबल वाले थे ना, इनको रिडीम ही करवाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या चाहिए, ओनरशिप चाहिए। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। तो चलिए अभी यहां पे अगला जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट वाला, वो कौन सा है कि सर अगर सिक्योर्ड वाले रिडीमेबल और कन्वर्टेबल वट एवर द केस में भी, ठीक है, लेकिन सिक्योर्ड वाले अगर उन डिबेंचर्स को इशू करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि रूल नंबर 18 जो है वहां पे बोले कंडीशन आपको प्रोवाइड करी गई। क्या कहता है कि सर नो कंपनी शेल इशू द सिक्योर्ड डिबेंचर अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन कि मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में काम करती है तो ऐसे केस में मैच्योरिटी पीरियड 10 साल से ज्यादा, बट किसी भी हालत में 30 साल से ज्यादा की होनी नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहां पे आती है कि कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो बोले अपॉइंट करना पड़ेगा बिफोर इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर एंड within 60 days after the allotment of debenture execute a debenture trust deed to protect the interest of the debenture holder। ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब, यहां पे कंफ्यूजन जो है वो आपको हो सकता है क्योंकि डिपॉजिट वाले केस में कुछ और बोला गया है और यहां पे कुछ और बोला गया। यहां पे क्या कहता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बोले 28 ऑफ अक्टूबर को डिसाइड किया गया कि क्या करना है, डिबेंचर्स को इशू करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो, प्रोस्पेक्टस जो है वो आरओसी के पास में फाइल करोगे। बोले हाँ सर। तो आपसे कहा गया कि आपको उसके पहले एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने क्या किया, तुरंत में 29 ऑफ अक्टूबर को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट जो है वो कर लिया और फिर उसके बाद में 10 एक दिन के बाद, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 29 ऑफ अक्टूबर है तो 8 लगा लो आप, 8 ऑफ नवंबर को आपने आरओसी के पास में प्रोस्पेक्टस जो है वो आपने फाइल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ है कि कौन बंदा यहां पे डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पे काम जो है वो करने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिक्योर्ड वाले डिबेंचर्स को इश्यू नहीं किया होगा तो क्या डिबेंचर ट्रस्टी की जरूरत है क्या? नहीं सर। अरे भैया जब प्रॉपर्टी पे चार्ज ही क्रिएट नहीं किया गया है तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होगा? कोई काम नहीं होगा। ये समझा? बोले ठीक है सर। लेकिन फिर उसके बाद ये ध्यान से सुनिए, क्या सर बोले 8 नवंबर को जब प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास में फाइल किया गया तो उसमें डिबेंचर ट्रस्टी का नाम जो है वो लिखा हुआ था और सारी बातें थी। बट अब क्या होगा, बोले सर अब अगले कुछ महीने के अंदर 6 महीने का टाइम जो है वो आपको दिया गया था भाई साहब। ऑफर वगैरह जब आपका आएगा उसके बाद में 6 महीने का टाइम जो है वो आपको दिया गया था क्या करने के लिए? बोले डिबेंचर्स का अलॉटमेंट जो है वो करने के लिए। फिर क्या कहा गया कि जिस दिन अलॉटमेंट किया गया होगा सर, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मई वाले महीने में क्या हुआ, अलॉटमेंट जो है वो किया गया। तो क्या करना होगा सर, मई के बाद में आपको यहां पे 60 डेज का टाइम जो है वो दिया गया। कितने दिन का टाइम है बेटा? 60 डेज, मतलब जून और जुलाई। तो जून और जुलाई ये 2 महीने के बाद, यानी कि लगा लीजिए तकरीबन 31 ऑफ जुलाई तक आपको क्या करना होगा, डिबेंचर ट्रस्ट की डीड जो है वो बोले आपको बनानी पड़ेगी। एक इंस्ट्रूमेंट है सर अगेन, जहां पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसमें एक पार्टी जो है वो आपकी कंपनी होगी, दूसरी पार्टी जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी होगा और डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए क्या किया जा रहा है, इस डीड को यहां पे बनाया जा रहा है। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। तो ये आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। एंड सिक्योरिटीज फॉर द डिबेंचर बाय वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी ओनली। मतलब जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा वो डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में क्रिएट किया जाएगा और वहां पे डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा भाई साहब। ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा अच्छा ये प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है, चलो ठीक है मैं इसको बेच, ना 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 ना।
डिबेंचर ट्रस्टी जो है उस प्रॉपर्टी को डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे अपने पास में रख रहा है, ताकि जब भी उनके बेनिफिशियरीज का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो उसको वहां पे क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अगला पॉइंट यहां पे आता है कि सर डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या फर्क है। काफी बार बच्चों को सवाल आता है कि सर हमें अगर ये डिस्टिंग्विश वाला पॉइंट आता है तो हमें टी टेबल जो है वो बनाना चाहिए या फिर पैराग्राफ में लिखना चाहिए। हर बार मेरा एक ही जवाब होता है, क्या कि अगर आप 1-to-1 कोरिलेशन यहां पे बना पा रहे हैं तो आप टी टेबल जो है वो बना दीजिए, और अगर आप 1-to-1 कोरिलेशन नहीं बना पा रहे तो समझदार हो आप हैं। अगर आप वहां पे 1-to-1 कोरिलेशन नहीं बना पा रहे हैं और अगर आप टी टेबल वहां पे बना के आओगे तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, बेवकूफ समझेगा कि यार इसको देख आंसर के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं डिबेंचर और शेयर्स के बारे में, तो सर आपको यहां पे टी टेबल बनाना जो है वो आराम से आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, डिबेंचर क्या है, कंपनी के ऊपर उधार है। सर शेयर्स की बात करें तो शेयर जो है वो बोले पार्ट ऑफ क्या है, कैपिटल है। पार्ट ऑफ क्या है, कैपिटल है, ठीक है। फिर यहां पे डिबेंचर होल्डर जो आपका होगा उसे क्रेडिटर कहा जाएगा। एंड सर अगर इक्विटी वाले शेयर होल्डर्स होंगे तो उन्हें बोले कंपनी का ओनर या मेंबर जो है वो कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स वाला मिलेगा, और डिविडेंड जो है वो आपको मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस वाले को जो डिविडेंड दिया जाता है उसके पहले क्या होगा, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। फिर इसके बाद सर शेयर होल्डर्स को यहां पे डिविडेंड मिलता है। अगर प्रेफरेंस वाले रहे तो फिक्स मिलेगा, लेकिन अगर इक्विटी वाले रहे तो कोई गारंटी नहीं है कि कितना डिविडेंड जो है वो आपको मिलने वाला है, वेरी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर डिबेंचर्स जनरली हैव चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। यूजुअली अगर बात करोगे तो आपके जो डिबेंचर्स हैं वो कौन से वाले रहते हैं, सिक्योर्ड वाले रहते हैं भाई साहब। लेकिन इक्विटी शेयर, अरे सर क्या बोले अभी, चाहे इक्विटी वालों की बात कर लो चाहे प्रेफरेंस वालों की बात कर लो, कोई सिक्योरिटी जो है वो वहां पे प्रोवाइड की हुई नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है बट शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो फिक्स होगा। शेयर्स में अगर प्रेफरेंस वाले शेयर्स है तो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर इक्विटी वाले शेयर्स हैं तो बिल्कुल भी वो फिक्स रहने वाला नहीं होगा, वो वेरी कर सकता है सर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0% का आपको डिविडेंड जो है वो मिल रहा होगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा 100% का मिल गया डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट नहीं होता है। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करूं तो हर एजीएम के अंदर, हर जनरल मीटिंग के अंदर उनके पास में वोटिंग राइट रहेगा, अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। प्रेफरेंस वालों के लिए क्या बोला गया है कि सर अगर उनका कोई मैटर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा होगा तो बोले उनके पास में वोटिंग का अधिकार होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट जो होगा वो बोले भले ही कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं भी आया ना तो भी बोले क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो तो कंपनी पे डेब्ट है ना। और डिविडेंड की बात अगर आप करोगे, चाहे वो प्रेफरेंस वाले का हो और चाहे फिर वो किसका हो, इक्विटी वाले का हो, अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं आता है तो आपको यहां पे डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सो इंटरेस्ट पेड ऑन द डिबेंचर इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम द प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है सर, उसके बाद में जो प्रॉफिट अपने पास में बचेगा उसके ऊपर अपन टैक्स पे करेंगे, ये समझ में आया। क्योंकि डिबेंचर जो है वो क्या हो गया, डिबेंचर पे इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, खर्चा हो गया सर हमारा। लेकिन अगर मैं डिविडेंड के बारे में बात करूं, इसको आप खर्चा मत बोलो सर, ये जो है ये तो बोले आपके प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, जिसको कि बोले आप डिविडेंड के तौर पे कंपनी के मालिकों के पास में या कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ में आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। डिबेंचर्स के लिए कोई रिटर्न जो है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है, ये बोले जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी दिया तो भी चलेगा। बट शेयर्स की बात अगर आप करोगे तो पास 3 में आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो क्या करना होगा, फाइल करना पड़ेगा। ये समझ में आया। तो इनमें से क्या सारे पॉइंट लिखने, क्या नहीं सर, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, सॉरी 4 के बाद में 5 6 के बाद 7 8 9 और 10 पॉइंट है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है तो 5 से 7 पॉइंट अगर आपने यहां पे बना के लिख दिए ना तो वो आपके क्या रहेंगे, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। व्हाट द पॉइंट। चलिए सर लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में कि अगर इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में बात की जाए तो पावर जो है वो कंपनी के मेमोरेंडम में होना चाहिए भाई साहब।
कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी जो है वो उधार ले सकती है डिबेंचर्स को इशू करके। दूसरी बात, अनलाइक द शेयर्स दे कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ये अपन पहली बात कर चुके हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन हाँ, इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप बोले डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अगर आर्टिकल्स में ऐसी अथॉरिटी नहीं रही तो बोले आपको एसआर पास करना पड़ेगा और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको अल्टरेशन करना पड़ेगा। बोले ये भी सही है सर। नाउ दे कैन ऑल्सो भी इशूड एट प्रीमियम सर, बिल्कुल कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी जो उसको प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है। अगर डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए की होगी और आप इसको बोले 700 रुपए पे इशू करना चाहें और अगर लोग लेने को तैयार होंगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 600 रुपए प्रीमियम जो है वो आप यहां पे ले सकते हो भाई साहब, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेबल ऑन देम इज अ डेब्ट एंड कैन बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल। सर डिविडेंड जो है वो बोले जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक आप पे नहीं करोगे, यूजुअली अगर बात की जाए तो। लेकिन चाहे आपके यहां प्रॉफिट हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, आपको बोले अपने कैपिटल को बेच के भी अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिबेंचर्स पे तो आप वो भी करोगे, राइट। फिर उसके बाद में कोई सीलिंग नहीं है सर, मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द डिबेंचर्स, जितना आपको चार्ज करना होगा उतना कर सकते हो, कितना भी दे दो चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दो जस्टिफाइबल कैन बी पेड ऑन द डिबेंचर्स। In the case of unsecured debenture which amount to be deposit, the rate of interest should be within the maximum limit prescribed by the rules। ये ध्यान से, अगर आपके जो डिबेंचर्स हैं वो डिबेंचर्स की कैटेगरी में आते होंगे कोई लिमिट नहीं है सर, बट अगर वो डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आते होंगे तो आपको यहां पे सेक्शन नंबर 76 से लेके सेक्शन नंबर मेरे ख्याल से 79A तक, ठीक है, जो आपको बातें दी गई ना वो आपको क्या करनी होगी, कंप्लाई करनी पड़ेगी। और वहां पे आपको सीलिंग रेट भी दिया हुआ है, वहां पे आपको बताया गया कि मैक्सिमम डिपॉजिट का रेट जो है वो कितना हो सकता है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उतना ही आप वहां पे दे सकते हो, उसके ऊपर नहीं, राइट। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सम्स अलाउड बाय वे ऑफ डिस्काउंट मस्ट बी स्टेटेड इन द एवरी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंटिल रिटर्न ऑफ। जो भी डिस्काउंट दिया गया होगा वो आपको अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर ये इतना जो अपन ने पढ़ा ना इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं था। इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ये वाला, जिसमें कि बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। अमेंडमेंट है सर, पहले बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ था लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जो है वो यहां पे कर दिया। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि अगर आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो जिस दिन बोले डिबेंचर्स को इशू किया था उसके बाद से ही आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए एक रिजर्व जो है वो बोले आपको क्रिएट करना होगा और उसमें पैसा आपको डालना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि कौन से टाइप की कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये क्रिएट करना है और उसमें पैसा कितना डिपॉजिट करना है। तो ये ध्यान से सुनिए भाई साहब, क्या कहता है कि इसके लिए रूल नंबर 18 में एक 7 नंबर का पॉइंट जो है ना वो बोले आपको दिया हुआ है। और वो पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहली बात, जो फॉलोइंग कंपनीज हैं उनको बोले डीआरआर क्रिएट करना होगा रिडम्पशन के पर्पस के लिए। क्या कहता है ये देखिए यहां पे, द लिमिट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एडुकेसी ऑफ डीआरआर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी एज अंडर। अगर बोले आपकी जो कंपनी है वो AIFI है, सर ये क्या होता है, बोले ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ले भाई साहब, मतलब ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंस का काम करती है। फाइनेंस का मतलब पैसा जो है उसका रोज का काम है सर। बोले पैसा आना जाना जो है वो रोज का लगा रहता है। AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और या फिर बैंकिंग कंपनी। यार ये क्या करेंगे, ये डीआरआर बना के बताओ सर एक बार। बैंकिंग कंपनी की बात अगर आप करोगे, फाइनेंशियल कंपनी की बात अगर आप करोगे, ये डीआरआर बना के करेंगे क्या, जरा बताओ एक बार आप। ये समझ में आए तो इनको बोले डीआरआर की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड किया गया है बट ठीक है, जैसा भी है देखते अच्छे से। फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरआर जो है वो आपको करना है NBFC के बराबर। किसके बराबर, यहां पे ध्यान से, ये गलती से NBCF कर दिया, NBFC के बराबर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब वापस से पॉइंट आता है भाई साहब, जो NBFC है उसको भी डीआरआर क्यों करना है? NBFC सर, जैसे हम लोग किसी गुड्स में बिजनेस करते हैं, कोई कपड़ा बेचता है,
ठीक है, कोई किराना का सामान जो है वो बेचता है, कोई हार्डवेयर बेचता है, कोई सॉफ्टवेयर बेचता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये कि अगर आप एनबीएफसी के बारे में बात करोगे, बैंकिंग के बारे में बात करोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करोगे, सर उनके लिए जो स्टॉक है वो क्या है? पैसा, पैसे का लेन देन करते हैं। तो क्या उनके पास कभी भी पैसे की कमी होगी क्या? नहीं सर। लिक्विड पैसे की कमी होगी क्या? नहीं सर। तो उनको भी डीआरआर करने की जरूरत जो है वो नहीं है, राइट। देखिए ध्यान से, सब बोले अगर आपकी लिस्टेड वाली कंपनीज हैं अदर देन एआई एंड बैंकिंग कंपनी, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब किसको? फॉर एनबीएफसी एंड फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी, ठीक है, एंड फॉर द अदर लिस्टेड। ले भाई साहब, यहां पे क्लियरली बता दिया, क्या कहा कि आपको डीआरआर की जरूरत ही नहीं है अगर आप ये वाले हैं तो। अदर लिस्टेड कंपनी भी बोल दिया, चाहे आप कोई भी काम करते होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स को आपने प्राइवेटली प्लेस किया होगा फॉर द कंपनीज स्पेसिफाइड इन ए एंड बी अबव, जो ये यहां पे आपको दी गई है, गॉट द पॉइंट। इसके लिए देखिए यहां पे क्या बोलता है, हाँ उनको भी बोले डीआरआर जो है वो बोले आपको करने की जरूरत। ले भाई साहब, मतलब लिस्टेड वाली कंपनीज और जो फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, चाहे बोले आप आईपीओ लेके आ जाओ, किसका? डिबेंचर्स का, और चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो तो भी बोले आपको डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई साहब, तो भी आपको डीआरआर की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनी, वापस से एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। सर अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या वो इशू लेके आएगी क्या पब्लिक वाला? नहीं सर। तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। बट यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बोले फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर शेल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। भाई साहब, जिनको भी ये पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, एक ही बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कि इफ योर कंपनी इज अनलिस्टेड, नॉन फाइनेंस, नॉन बैंकिंग कंपनी, क्या बोला अपन ने यहां पे? अगर आपकी जो कंपनी है वो अनलिस्टेड वाली है, नॉन फाइनेंस वाली है, नॉन बैंकिंग वाली, मतलब फाइनेंस वाला काम नहीं करती है और बैंकिंग वाला काम जो वो भी नहीं करती है, तो बोले इनको क्या करना होगा? इनको बोले 10% का डीआरआर जो है वो बोले इनको बनाना पड़ेगा, गॉट द पॉइंट। इसके अलावा चाहे एआईएफआई होगा और चाहे बोले बैंकिंग वाली कंपनी होगी, चाहे बोले आपकी एनबीएफसी वाली कंपनी होगी, और चाहे बोले वो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी होगी, और इन चारों के लिए क्या कहा गया कि भाई साहब फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाली जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड वाली हैं और या फिर वो अनलिस्टेड वाली है, ठीक है। इनको क्या बोला गया है? नो डीआरआर रिक्वायर्ड, नहीं बनाना बोले आपको, डीआरआर बनाना ही नहीं बोले आपको यहां पे, ये समझा। एंड सर इवन यहां तक कह दिया गया कि अगर बोले अदर लिस्टेड वाली कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी क्या कहा गया? जरूरत नहीं बोले, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, नहीं बनाएंगे तो चलेगा। खाली किसको कहा गया है कि जितना आपने डिबेंचर को इशू किया होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, ये समझ में। अगर इतने के डिबेंचर आपने इशू किए थे तो हर साल आपको क्या करना होगा? कम से कम 10% डीआरआर जो है वो बोले आपको यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब? ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर। वापस एक बार देखिए क्या कहता है, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, मतलब अगर बोले कुल मिला के 10 लाख के आपके डिबेंचर्स होंगे जो कि आउटस्टैंडिंग है। सर आउटस्टैंडिंग मतलब उनका अभी तक रिडम्पशन नहीं हुआ, तो आपको इस साल 10 लाख के 10% मतलब कि 1 लाख रुपए का डीआरआर जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये समझ में। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इनमें से 2 लाख जो है वो अगले साल मैच्योर होने वाले, तो अगले साल कितने के आउटस्टैंडिंग मिलेंगे आपको? बोले 8 लाख के मिलेंगे। तो 8 लाख का 10% जो है यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? बोले 80,000 रुपए, राइट। ये डीआरआर आपको अगले साल जो है वो क्या करना होगा? मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो बोले ये आपको यहां पे करना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनिएगा आगे। सो बोले इन केस कंपनीज कवर्ड इन आइटम ए और बी ऑफ पॉइंट नंबर 3 और आइटम बी ऑफ पॉइंट नंबर 4, इट शेल ऑन और बिफोर द 30th day of April in each year
invest or deposit a sum which shall not be less than 15% of the amount of debenture maturing during the year ending on 31st day of March of the next year in any one or more method of the investment or deposit. सर ये बात करता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में, DRI के बारे में। ये जो अगला पॉइंट अपन यहां पे लेके चले ना, पांचवें वाला पॉइंट, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये DRI के बारे में बात कर रहा है। पहले वाले किसके बारे में बात कर रहा था? DRR के बारे में बात कर रहा था। पांचवें में क्या कहता है? यहां पे देखिएगा, पांचवें वाला जो है वो कहता है कि सर सबसे पहली बात तो ये कि आप देखिए बोले पॉइंट नंबर 3, सब पॉइंट नंबर 3 बोले ये रहा, ठीक है। उसके अंदर जो बोले आपको आइटम ए और बी दिए हुए हैं, ये देखो सर ये रहे आइटम ए और बी, ठीक है। फिर उसके बाद में और आइटम बी ऑफ द पॉइंट नंबर 4, सर आइटम बी ऑफ द पॉइंट नंबर 4 गॉट द पॉइंट। इनसे क्या कहा गया है कि इट शेल ऑन 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर, हर साल का जो 30 अप्रैल आएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का जो पहले वाला महीना आपका होगा ना, उसमें करने के लिए बोला गया। क्या कहा गया? इन्वेस्ट करना है या फिर आपको डिपॉजिट करना है। क्या डिपॉजिट करना है? अ सम which shall not be less than 15% of the amount of debentures maturing during the year ending on 31st day of the March of the next year। अरे भैया कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगले साल की बात कर रहा है, अगले साल की बात कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि सर 1 अप्रैल 2021 से लेके, अगर मैं बात करता हूं कहां तक की, बोले 31 मार्च 2022 तक की, अगले साल का 31 मार्च, अगले साल का 31 मार्च उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कहा गया कि आपको बोले यहां तक, यानी कि कब तक भाई साहब? बोले 30th अप्रैल तक क्या करना होगा? बोले सर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने जितने भी रुपए के आउटस्टैंडिंग वाले डिबेंचर्स हैं उसका 15% जो है वो या तो बोले आप अलग से DRI अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर दो, राइट, डिपॉजिट कर दो, और या तो बोले उसके नाम से आप मार्केट में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। ये समझ में आया क्या वैसा? यहां पे बोले अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या रहेगा, DRI। अगर आपके जो डिबेंचर्स यहां पे मैच्योर होने वाले हैं इस साल के अंदर, अगर वो 10 लाख रुपए के हैं, तो 10 लाख का 15% कितना हो गया बेटा? बोले 1.5 लाख रुपीस के डिपॉजिट जो है वो आपको DRI अकाउंट में जो है वो करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट वाले में। पहले वाला रिजर्व के बारे में बात कर रहा था, दूसरे वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। लेकिन इसमें भी आगे क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट the amount remaining invested or deposited shall not at any time fall below 15% of the amount of debentures maturing during the year ending on 31st day of March of that year। सर मतलब ये कि अगर मान लो कि ये 10 लाख का जो रिडम्पशन होने वाला है, ये 10 लाख में से बोले 5 लाख का रिडम्पशन जो है ये बोले 31 मई को होने वाला है, गॉट द पॉइंट। लेकिन उसके बाद भी 5 लाख बच जाएंगे जो कि बोले आपके अगले जो भी महीने में होने वाला होगा 31 मार्च तक के, ठीक है। तो बोले वहां पे आपको 5 लाख का 15%, 15 पंजे 75, यानी कि 75,000 रुपीज जो हैं वो तो भी बोले आपको यहां पे क्या रखने पड़ेंगे अकाउंट के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द होल ईयर। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये आपको यहां पे सिंपली बोला गया है। बोले ठीक है भाई साहब। Now, in the case of unsecured वाले debentures, which amounts to be deposit, the rate of interest, ये तो ऊपर वाला है, हो गया अपना, सॉरी, ठीक है। मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब बोले आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, SCB का मतलब क्या है बेटा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होता है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री, ठीक है, अनइनकम्बर्ड मतलब क्या बोलेंगे इसको? फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, राइट, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। या फिर इवन जो सिक्योरिटीज बोले इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से आती हैं उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी चलेगा। नोट द अमाउंट्स इन्वेस्टेड शेल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, एक ही काम में लिए जा सकते हैं, क्या? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, उसके अलावा कहीं पे भी आप इसको यूज नहीं करें। दूसरी एक बात और क्या कि सर
आप उसी के लिए ही डीआरआर क्रिएट करने की बात करोगे जो रिडीम होने वाला है। क्या होने वाला है? रिडीम होने वाला है। अगर कोई ऐसे वाले डिबेंचर्स हैं जो कन्वर्ट होने वाले हैं या पार्टली कन्वर्टेबल वाले हैं, तो जितना पार्ट आपका रिडीम होने वाला है उसके लिए ही डीआरआर आपको क्रिएट करना है। जो आपका कन्वर्ट होने वाला है उसके लिए आपको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। चलिए, अमाउंट क्रेडिटेड टू डीआरआर शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर पर्पस एक्सेप्ट देन दिस, रिडम्पशन के लिए यूज करना, ये अपन पहले से जानते हैं। ठीक है सर। डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब बनानी है? अलॉटमेंट करने के 60 दिनों के अंदर। कौन से फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी? SH12 में बनानी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है भाई साहब, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। डिबेंचर वाला चैप्टर जो कि आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? क्लास आज की हो गई, ये क्लास होने के बाद में आप आराम से बैठे हो, बैठने के बाद में आप क्या करोगे? आपने अपने से ही चार्ट जो है वो बनाने की कोशिश करो बिना नोट्स को देखे। क्या बताएंगे सर? बोले एक तो बोले आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 71 एंड आपको दिया गया है रूल नंबर 18 किसका? ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाले रूल्स जो कि 2014 के। सेक्शन 17 जो है ये किसका है? बोले ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल एज अ स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट? ठीक है सर। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक बात और भी आई कि सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 30 जो है ये बोले बात करता है किसके बारे में? डिबेंचर के बारे में। और क्या कहता है कि सर इट इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है वो दी गई है। इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक की बात कर लो, या फिर बॉन्ड्स की बात कर लो, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो। अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो बोले, राइट? बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स और अदरवाइज, राइट? इसे क्या कहा जाता है? इसे बोले डिबेंचर कहा जाता है। लेकिन सर अगर बोले मैं डिबेंचर के जनरल मीनिंग के बारे में बात करूं, अगर बोले मैं डिबेंचर के जनरल मीनिंग के बारे में बात करूं, तो ये बोले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच एक्नॉलेजेस डेप्ट। ठीक है, कि कंपनी ने पैसा जो है वो उधार लिया है, उस बात को क्या करता है? एक्नॉलेज करता है। ठीक है भाई साहब। फिर वापस आप यहाँ पे क्या करोगे? अपना पूरा ये बना लोगे एक छोटा सा चार्ट खुद के लिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। फिर बोले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, 5 चेहरे यहाँ पे बना दो। बोले कंपनी जो है इससे बोले आप यहाँ पे बोरोवर का नाम दे दो बोले, और ये जो लोग रहेंगे इनको बोले आप डिबेंचर होल्डर्स का नाम दे दो, राइट? अब डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी को जो है पैसा दे देंगे जिसको आप लोन का नाम दे दो, और कंपनी जो है वो इन लोगों को एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर देगी, इस डॉक्यूमेंट को नाम दे दो क्या? डिबेंचर। गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद में आप यहाँ पे बता देंगे कि सर डिबेंचर जो है ये बोले अलग अलग टाइप का आपका हो सकता है। एक छोटा सा एरो बना के यहाँ पे बता दो कि भाई साहब डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल हो सकता है, सॉरी रिडीमेबल। सर इसका मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी पीरियड जो आपका रहेगा ये आपका प्री डिटरमाइंड होगा, राइट? सर इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है? बोले मैच्योरिटी पीरियड नॉट प्री डिटरमाइंड, पहले से नहीं पता होता बोले उसके बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद में बोले आपका अनसिक्योर्ड वाला रहता है। अनसिक्योर्ड वाला नो चार्ज क्रिएटेड, और सिक्योर्ड वाला सर चार्ज ऑन एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज क्रिएटेड। ठीक है, अगर सिक्योर्ड वाला क्रिएट किया गया होगा तो बोले डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। नीड टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, ये यहां पे अपन ने बता दिया। अच्छा सब बोले इसका अपॉइंटमेंट जो, अब ये देखो अलग अलग अपने आप लिंक बन रहा है।
अपॉइंटमेंट कब करना पड़ेगा सर? अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसके पहले कि प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाए, डिबेंचर ट्रस्टी को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में बोले इस डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में, इसको अलग से ले लिया यहाँ पे, डिबेंचर ट्रस्टी का एंड कंपनी का, इन दोनों के बीच में बोले एक डीड बनेगी, जिसे आप डिबेंचर ट्रस्ट डीड का नाम देंगे। और ये अभी अभी पढ़ा अपन ने, कौन से फॉर्मेट में होगा? SH12 में होगा। ठीक है, ये कब बनाना भाई साहब? बोले विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। कब से? फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जिस दिन बोले डिबेंचर्स का अलॉटमेंट किया गया होगा, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर ये वाला काम जो है वो बोले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे आता है आपका क्या? कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब सब बोले इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। लेकिन अगर मैं कन्वर्टिबल के बारे में बात करूँ, दो टाइप के आपके हो सकते हैं। कौन सा? एक आपका रहेगा पार्टली कन्वर्टिबल वाले डिवेंचर्स, ओनली अ पार्ट विल बी कन्वर्टेड। shall be converted and remaining shall be redeemed। shall be redeemed। ठीक है, फिर इसके बाद में बोले FCD फुल्ली कन्वर्टेबल, मतलब ऑल डिबेंचर्स shall be कन्वर्टेड ऑन मैच्योरिटी पीरियड। फिर इसके बाद में देखो इसी से लिंक बन गया क्या सब। बोले अगर मैच्योरिटी पीरियड की बात की जाए तो मैच्योरिटी पीरियड के बारे में क्या कहा गया है? बोले अगर आपकी कंपनी एक नॉर्मल वाली कंपनी है तो नॉर्मल कंपनी के लिए बोले मैक्सिमम 10 ईयर्स। ठीक है, अगर आपकी जो कंपनी है वो बोले इंगेज्ड है इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट्स अंडर शेड्यूल 6, शेड्यूल नंबर 6 के हिसाब से अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में है तो बोले ऐसे केस में आपका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा इट कैन बी ग्रेटर देन 10 ईयर्स बट शैल बी लेस देन और इक्वल्स टू 30 ईयर्स। ठीक है, 10 साल से ज्यादा हो सकता है लेकिन किसी भी हालत में 30 साल से ज्यादा का होना नहीं चाहिए। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पे अगला एक पॉइंट और आपका यहाँ पे बनता है कि अगर बोले आप सिक्योर्ड वाले डिबेंचर्स को इशू करने की बात करते हैं, ये ध्यान से आप, ठीक है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर बोले इसके बारे में बात करते हैं तो बोले आपको क्या करना पड़ेगा? DRR क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा। और ये किसको क्रिएट करना पड़ेगा? टू अनलिस्टेड कंपनी which is not AIFI, बैंकिंग, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, उसको करना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? सब बोले 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू of outstanding debentures, debentures every year। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या कहा गया? साथ में ये भी कहा गया कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, कि आपको एक और अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा जिसको नाम दिया गया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें क्या कहा गया कि अगर आप DRI के बारे में बात करते हो, ये किससे करना होगा? सर ये बोले करना पड़ेगा आपका
लिस्टेड वाले एनबीएफसी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, और अनलिस्टेड वाली अदर कंपनीज को, ठीक है, उनको करना पड़ेगा। कितना करना होगा भाई साहब? ये बोले आपको करना पड़ेगा अप टू 15%, सॉरी मिनिमम, एटलीस्ट, नॉट अप टू, एटलीस्ट 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, ठीक है। और ये कब तक डालना पड़ेगा? बोले ये आपको डालना पड़ेगा टिल 30th of April ऑफ रेलेवेंट ईयर, ठीक है। जिस साल में बोले आपका ये होने वाला है, रिडीम होने वाला है, उसके हिसाब से अगर बात करें तो 30th of April तक आपको ये पैसा जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बन गया। एक ही पेज के अंदर देखो क्या खतरनाक रिवीजन हुआ है, एक ही पेज के अंदर, ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। ये समझ में आया क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर, ये वाली चीज़ हो गई। फिर इसके बाद में डिबेंचर की बात की जाए, डिबेंचर्स की बात अगर यहाँ पे करी जाए तो ये ध्यान से सर, डिबेंचर्स का जो अलॉटमेंट यहाँ पे किया जाएगा, इसका जो अलॉटमेंट किया जाएगा ये होना चाहिए कितने टाइम में? बोले सर 6 मंथ्स का टाइम आपके पास, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में अलॉटमेंट जो है वो बोले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। तो ये अगर ऐसे आपने रिवाइज कर लिया ना मेरे भाई, खुद से जो याद आया वो लिख दिया, जो याद नहीं आया उसको छोड़ दिया, जो याद आया उसको लिख दिया, जो याद नहीं आया छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं है, बट कम से कम इतना तो याद हुआ। और ये देखिए जो 3-4 पेज अपन ने यहाँ पे पढ़े ना, उसको अपन ने आधे पेज में क्या कर दिया? लिख दिया। यही अगर इसी तरीके से आप खुद से जब रिवाइज कर रहे हो और अगर आपने इसको 3 से 4 बार लिख दिया होगा 10 से 15 मिनट के अंदर, तो मेरे भाई अच्छा खासा रिविजन जो है वो आपका हो जाएगा, राइट। चलिए सर, लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ ट्रस्ट डीड। क्या फायदा होगा सर? फायदा ये रहेगा कि डिबेंचर होल्डर्स का एक बंदा जो है वो कंपनी में रोज आते जाते रहेगा, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते रहेगा, कंपनी की बोर्ड मीटिंग वगैरह जब होगी तो उसमें बोले देखता रहेगा कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, क्या कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है जिसकी वजह से शायद बोले जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट पे कोई फर्क पड़ जाए, राइट। जब भी अगर ऐसा कुछ होगा कि भैया डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो बुलानी चाहिए, तो फटाफट वो मीटिंग जो है वो वहां पे बुलाएगा। और जब भी उसको लगता है कि डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे जो चार्ज क्रिएट किया गया था उन एसेट्स पे कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत में एक्शन जो है वो ले सकता है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसके ऊपर एग्जाम में आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला पॉइंट सब बोले अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये ध्यान से सुनिएगा, कौन सी कंपनी को करना जरूरी है? सब बोले जब आप अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो बोले 500 लोगों या उससे ज्यादा को इशू कर रहे होंगे, तब जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो 500 लोग या उससे ज्यादा लोगों को आप इशू करने की बात कर रहे होंगे, तब बोले आपको क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर उससे कम रहा तो आपकी मर्जी है, करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, रूल नंबर 18 दो। ये क्या कहता है कि जो नाम रहेगा डिबेंचर ट्रस्टी का, ये बोले आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा, यहां पे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है बेटा? एक तो है आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। इसमें बोले लिखा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सामने वाले का भैया जिसको आप यहां पे डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पे अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, क्या उसका कंसेंट नहीं लोगे क्या? मतलब आपने मुंह उठा के किसी का भी नाम लिख दिया कि भैया वो देखो वो रहा हमारा डिबेंचर ट्रस्टी है, जिसका नाम बोले मार्केट के अंदर अच्छा खासा होगा, गुडविल उस बंदे की बनी हुई है, तो क्या ऐसे भरोसा कर लिया जाना चाहिए क्या? आप बताइए जरा एक बार इस बात को। नहीं सर, ये समझ में आया, किसी को भी ऐसे ही मुंह उठा के आप नाम नहीं लिख सकते हो जब तक कि सामने वाला उसके लिए कंसेंट जो है वो ना दे दे, राइट। चलिए अगला जो पॉइंट है मेरे भाई, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन। सर कौन ऐसा बंदा होगा जिसको कि डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पे अपॉइंट करना अलाउड नहीं होगा? कौन सा बंदा होगा भाई साहब? पहली बात, जो बंदा कंपनी का शेयर होल्डर है। अरे सर
आप क्रेडिटर्स के फायदे के बारे में क्यों बात सोचोगे, क्यों उनके फायदे की बात जो आप करोगे, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, जो बंदा कंपनी के केएमपी, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रमोटर की पोजीशन पे है, या फिर हमारी कंपनी में नहीं होगा लेकिन बोले जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है, या जो एसोसिएट कंपनी है उसके अंदर हो बोले आप, ठीक है, या फिर he is beneficially entitled to the money which are to be paid by the company otherwise than as a remuneration payable to the debenture trustee। फिर उसके बाद सब बोले इंडेप्टेड, ले भाई साहब कंपनी का उसके ऊपर उधार है, फिर वो क्यों बायस नहीं होगा, राइट, उधार है, या फिर सब्सिडरी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का, या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी का उधार है, या फिर has furnished any guarantee in respect of the principal debt secured by the debenture or the interest thereon। बताओ, वो गारंटर है या उसके ऊपर कंपनी का उधार है, या वो बंदा हमारी ही कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, हमारी कंपनी में केएमपी है, हमारी कंपनी में प्रमोटर है, बायस हो जाएगा वैसा, वो सीधी सीधी बात है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, या फिर उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशन है विद द कंपनी। पेक्यूनरी का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे मॉनेटरी वाला, सामने वाले बंदे का हमारी कंपनी के साथ में कोई भी मॉनेटरी रिलेशन है, कितना, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर। कंपनी का जो ग्रॉस टर्नओवर है ना उसके 2% या उससे ज्यादा का, ठीक है, और टोटल इनकम और ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ये समझा, विच एवर इज लोअर ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये बोले अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, वो क्या है, रिलेटिव है ऑफ एनी प्रमोटर। भाई साहब, हमारे कंपनी के प्रमोटर का, हमारे कंपनी के केएमपी का, हमारे कंपनी के डायरेक्टर का अगर वो बंदा रिलेटिव होगा तो भी नहीं चलेगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो डिबेंचर ट्रस्टी आपका रहेगा ना, वो बोले क्या रहना चाहिए यहाँ पे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉन इंटरेस्टेड वाला होना चाहिए भाई साहब, राइट। जो चीज अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ते ना, लगभग सेम बातें जो है वो आपकी किसके बारे में आ जाएंगी, यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी जो आपका होता है उसके बारे में आ जाएगी। फिर इसके बाद सब बोले अगर इसकी कैजुअल वैकेंसी हो गई तो बोर्ड जो रहेगा कंपनी का, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, क्या, अगर जो ये आपका डिबेंचर ट्रस्टी है ये बोले अगर रिजाइन करके जाता है तो आपको डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को बुलाना पड़ेगा और उनकी मेजॉरिटी का रिटर्न कंसेंट जो है ना वो लेना पड़ेगा। सो क्यों ऐसा, भैया एक मिनट, बंदा रिजाइन करके चला गया, क्यों, सब उसको कुछ पर्सनल काम था, उसका ये बोलना था कि यहां मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूं तो मैं कहीं और जाके काम करूंगा। पक्का यही बात थी, कुछ और भी तो हो सकता है। ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अगर डिबेंचर ट्रस्टी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा होगा उसको हटाया जा सकता है। तो क्या कहा गया, ही मे बी रिमूव्ड, लेकिन भैया किसको पूछना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा, और कम से कम उतने डिबेंचर होल्डर्स का अप्रूवल आना चाहिए जिनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स होंगे। मतलब अगर कंपनी को कुल मिला के 10 लाख रुपए दिए हुए हैं डिबेंचर होल्डर्स ने, से कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, बोले कुल मिला के 100 डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो उतने डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने 3/4 का मतलब क्या है बेटा, बोले 7.5 लाख रुपए दिए हैं, उन लोगों ने हाँ जो है वो बोलना चाहिए कि हाँ भाई साहब इस बंदे को हटा दो, ये इसकी नीयत जो वो अच्छी नहीं लग रही, और इसकी जगह कोई दूसरा बंदा जो है उसे क्या करवा दो, अपॉइंट करवा दो। ये समझ में आया। चलिए, ड्यूटीज क्या रहेंगी भाई साहब, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर कंपनी में कोई भी काम किया जा रहा होगा जिससे कि जो सिक्योर्ड वाले एसेट्स हैं उनके साथ में कुछ गलत किया जा रहा है तो तुरंत में एक्शन जो है वो आपको यहां पे लेना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट, डन। नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। इसके लिए क्या कहा गया, सिंपल सी बात है, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को कभी भी लगता है कि ये बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग जो उसको बुलाया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली कोई रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो पास करवाया जाना चाहिए, तो बुलाएगा भाई साहब, ताकि उनके सामने सारी बातें जो है वो प्रॉपर्ली रख दे कि देखिए सर, जिन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है उनके ऊपर आपकी जो कंपनी है वो फिर से चार्ज क्रिएट करना चाहती है किसी और के नाम पे, या उन एसेट्स को वो मार्केट में बेचना चाहती है, मेरे हिसाब से वो सही है या गलत है, अपना ओपिनियन जो है डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स के सामने रखेगा। गॉट द पॉइंट। और सर ये ध्यान से, जो चीजें आपके बोले जनरल मीटिंग के लिए लॉ कहता है वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस मीटिंग के लिए भी मुटेटस मुटेंडस सेम अप्लाई होती है।
और कई बार एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या सो बोले जनरल मीटिंग कब बुलानी चाहिए कब नहीं बुलानी चाहिए ये बोर्ड को समझता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सेम ऐसे ही डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को कब बुलाना चाहिए कब नहीं बुलाना चाहिए ये किसको समझेगा सर, डिबेंचर ट्रस्टी को समझ में आएगा। किसको समझ में आएगा? डिबेंचर ट्रस्टी जो आपका रहेगा उसको बोले ये वाली बात समझ में आएगी, बोले हाँ से एकदम सही बात है, राइट, तो वो बुलाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे वाले डिबेंचर होल्डर्स जिनके पास में 1/10 इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स होंगे, उनको ऐसा लगता है कि कोई तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बाकी डिबेंचर होल्डर्स के साथ में डिस्कस होना चाहिए, राइट, तो वो भी डिबेंचर ट्रस्टी को बोल सकते हैं कि सर एक काम करो मीटिंग बुलाओ, बोले फटाफट कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, राइट, तो वो भी ऐसा बोल सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए सर, और फिर उसके बाद में सर लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी टू द डिबेंचर होल्डर्स, कोई लायबिलिटी नहीं है सर। अगर डिबेंचर ट्रस्टी ईमानदारी से अपना काम कर रहा होगा, अगर वो कहीं पे भी डिबेंचर होल्डर्स के साथ में कुछ गलत नहीं करता है, मैनेजमेंट के साथ में मिलके या फिर बाकी लोगों के साथ में मिलके, तो उसके ऊपर कभी कोई लायबिलिटी जो है वो नहीं आने वाली। आप अपनी ड्यूटी अगर ईमानदारी से निभाओगे, बात वहां पे होगी खत्म। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी धोखा देने की कोशिश करी, अगर आपने फ्रॉड किया, अगर आपने डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट की बात जो है वो नहीं करी और अपने आप को अगर मैनेजमेंट को आपने बेच दिया, तो ऐसे केस में आपकी लायबिलिटी जो है वो खतरनाक वाली आ सकती है, ये समझ लीजिएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात और बोली गई, क्या कि सर आपको बोले यहाँ पे क्या किया जा सकता है, माफ भी किया जा सकता है। कब? जब बोले डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने क्या किया था, 3/4 वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स को परचेज किया हुआ है, उनका बोला जान दे यार माफ किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर उनका रेजोल्यूशन पास हो गया तो, नॉट अदरवाइज, ठीक है, डन। फिर पारी पासु क्लॉज, इसका मतलब क्या है कि सर अगर मान लो पहले एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर जिसकी वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, इसके ऊपर बोले पहले 20 करोड़ रुपीस के डिबेंचर्स को इशू किया गया 20th of October को, फिर बोले वापस से 40 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स को इशू किया गया, कब? बोले सर बोले 1 जनवरी को। तो पहला हक किसका आएगा, इनका आएगा कि इनका आएगा? तो बोले कहा गया सर ऐसा कुछ नहीं है, पारी पासु। पारी पासु मतलब ऐसा कि दोनों का सेम यहां पे अधिकार जो है वो माना जाएगा, प्रॉपर्टी को पहले बेचा जाएगा और अकॉर्डिंगली ये मान लिया जाएगा कि आपने और आपने दोनों ने एक ही डेट पे डिबेंचर्स को क्या किया था, परचेज किया था, और अकॉर्डिंगली दोनों को ही पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। ये समझ में आया? डन। क्या कहता है, डिबेंचर्स आर यूजुअली इशूड इन द सीरीज विद अ पारी पासु क्लॉज एंड इट फॉलोज दैट दे वुड बी ऑन द इक्वल फुटिंग एज टू सिक्योरिटी एंड शुड द सिक्योरिटी बी इन्फोर्स द अमाउंट रियलाइज्ड शैल बी डिवाइडेड प्रो रेटा। अब ये ध्यान से सुनो, अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचा जाएगा तो तकरीबन 90 करोड़ के आसपास तो कम से कम आ ही जाएंगे, ज्यादा आएंगे वो अलग है, बट अगर डेप्रिशिएट भी करते हैं 90 करोड़ तो आ ही जाएंगे, और देना कितना है, 60 करोड़। लेकिन मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को बेचा गया अगर उससे 30 करोड़ रुपए आता है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले इसके 20 करोड़ दे दिए जाएंगे और बचा हुआ 10 करोड़ जो है वो यहां दिया जाए ना। पारी पासु का मतलब क्या होता है कि आपका जो 100% है वो कितना है, बोले दोनों का मिला के अगर बात करोगे 60 करोड़, दोनों का मिला के अगर बात करोगे तो 60 करोड़। तो बोले भैया एक बात बताओ, अगर 60 करोड़ 100% है तो बोले 20 करोड़ जो है वो कितना परसेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस चीज को निकाल लो, ये समझ में आया। और उतना यानी कि 30 करोड़ का उतना परसेंट जो है वो इनको दे दिया जाएगा और बचा हुआ जो होगा वो इनको दे दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये मतलब होता है किस चीज का, पारी पासु का। गॉट इट? चलिए, तो ये वाला जो चार्ट है इसको भी आप सिंपली यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, और आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, डिबेंचर ट्रस्टी जो आपका है उसके लिए क्या क्या कंडीशन वगैरह यहां पे बताई गई हैं, उन कंडीशंस को आपको खुद से ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ना इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना। राइट गाइस, दैट्स इट। तो आज की जो ये सभा है कंपनी लॉ की, ये आपकी यहीं पे ही होती है खत्म। डिबेंचर वाला चैप्टर जो है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका आएगा वो रहेगा डिपॉजिट वाला, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी अच्छे तरीके से आपके बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वाले चैप्टर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।